इस समय उत्तराखंड में खासकर तराई में तापमान इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो के प्रभाव से तापमान में खासी वृद्धि हुई है। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। वैसे भी इस समय नौतपा चल रहा है जो 2 जून तक चलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार अल नीनो के प्रभाव से करीब 8% बारिश कम होने की संभावना जताई जा रही है। आइए पंत विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत सिंह नैन से बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ने बिल्कुल सही कहा कि इस बार थोड़ा सा तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गर्मी के टाइम में तापमान बढ़ना लाजमी है और तापमान नहीं बढ़ेगा तो उसका बारिश के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन दूसरा जो कारण इसका है वो ये है कि इस बार जो अल नीनो का इफ़ेक्ट है, अल नीनो का इफ़ेक्ट थोड़ा सा, हालांकि अभी भी वो उसको हम अगर उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से देखें तो वो न्यूट्रल कंडीशन में ही है, लेकिन न्यूट्रल से वो थोड़ा सा पॉजिटिव कंडीशन की तरफ को ट्रांजिशन हो रहा है उसका। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जब भारत के ऊपर पड़ता है तो तापमान में वृद्धि होती है और बारिश में कमी होती है। और अगर इसी को हम देखें तो जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है इस बार 92% रेनफॉल प्रेडिक्शन किया है। इसका मतलब 8% रेनफॉल की कमी होगी। लेकिन ये जो 8% की कमी है, कहने में 8% की होता है कि स्टैटिस्टिकल फिगर है, लेकिन इसका जो वितरण है वो एक जैसा नहीं होता, असमान होता है। कहीं वो 8% की भी हो सकती है, कहीं 4% की भी हो सकती है, कहीं 20% की भी हो सकती है। जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो असमानता और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा है। अब से करीब 7-8 साल पहले की एक बार घटना है कि उस साल बारिश कम हुई थी तो पंतनगर में बारिश बहुत ही लेट शुरू हुई थी और फसलों के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो इस बार तापमान अधिक रहेगा, बारिश कम पड़ेगी तो फसलों के लिए एक चैलेंज ज़रूर है। इस वजह से हम सभी किसानों को ये सलाह दे रहे हैं कि जितना भी पानी बारिश के रूप में पड़ रहा है उसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो पानी की कमी होगी और उससे फिर जो फसलों की उत्पादकता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर उत्तराखंड सर जो है मैक्सिमम एरिया जो है आपका सर जो है पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे वर्षा आधारित जो है फसलें उगाई जाती हैं। सर उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वहाँ पे पहाड़ की फसलों पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में अगर आप देखें तो मात्र 10 से 12% एरिया ही इरिगेटेड होता है और बाकी सारा एरिया वो वर्षा आधारित होता है। तो जब वर्षा आधारित होता है तो वर्षा के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो एक तो उसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि जितना भी पानी पड़ रहा है उसको कंजर्व करें। जो उसकी मेड़ वगैरह है आपके फील्ड की उसको बिल्कुल अच्छे से करें, मजबूत बनाएं ताकि पानी का रिसाव ना हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो हम उसको कंजर्व करके रखें। और दूसरा हम कुछ इस तरह के उपाय अपनाएं जिससे कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे मल्चिंग वगैरह हम कर सकते हैं, खासकर ऐसी फसलें जो हम रो में बोते हैं या जिनमें दूरी ज़्यादा होती है तो उसमें मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो इवेपोरेशन से पानी का लॉस होने वाला है वो कम होता है और जो मॉइस्चर है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। साथ में कुछ और ऐसे केमिकल भी आते हैं जिनका हम प्रयोग करके और उसके ट्रांसपीरेशन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे केओलिनाइट है, ग्लोसा है, इससे हम जो ट्रांसपीरेशन है उसको चेक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना होगा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। हालांकि ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल उसको ख़त्म कर दें, तो उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है। तो अगर लीची और आम की बात करें, चूँकि वो इस क्षेत्र की भी फसल है, रामनगर की भी फसल है और उत्तराखंड की ये दोनों फसलें महत्वपूर्ण फसलें होती हैं। तो लीची के ऊपर खासकर मैं बताऊं कि जब तापमान अधिक होता है तो उसमें उसका जो फल में है काले धब्बे टाइप के बन जाते हैं, क्रैकिंग की सिचुएशन बन जाती है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम ये जो हीट लोड है या ऊष्मा का प्रभाव है उसको कम करें। और हीट लोड को कम करने का तरीका ये होता है कि हम एक तो जो उसका जड़ क्षेत्र होता है उसमें पानी डालते रहें, इरिगेट करते रहें। और दूसरा ये उसका जो कैनोपी है, कैनोपी को भी कहीं ना कहीं मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे आप स्प्रिंकल का यूज़ कर सकते हैं, आप रेन गन का यूज़ कर सकते हैं, आप फॉगिंग कर सकते हैं या फिर आप ड्रोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तापमान अगर आप देखें दिन का तो 2 से 3 बजे के बीच में सर्वाधिक होता है।
तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 1 बजे के आसपास, 1 से 2 के बीच में अगर हम पानी का स्प्रे कर देंगे तो तापमान उतना अधिक नहीं पहुंचेगा, और उससे जो पानी का लॉस जो फसलों से होता है, फलों से भी होता है, वो लॉस भी कम होगा। तो फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी, उसका साइज़ भी ठीक रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी ठीक रहेगी। सर बारिश इस बार जो है, जो मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 8% बारिश कम होने की संभावना है। ऐसे में क्या पहाड़ के जो जलस्रोत हैं उनकी मतलब सूखा पड़ने का खतरा बढ़ गया है क्या? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि देखिए, जब बारिश कम होती है तो इसके साथ एक इम्पैक्ट और जुड़ा रहता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बनती है। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि बारिश तो खाली 8% कम हुआ है, लेकिन बारिश के जो दिन होते हैं वो दिन कम हो जाते हैं। तो जिस दिन बारिश पड़ेगी उस दिन ज़्यादा पड़ेगी। जब ज़्यादा पड़ेगी तो पानी को उस पर संचित करना, उसको इकट्ठा करना, उसको फर्दर यूज़ के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पानी के स्रोतों के ऊपर तो चैलेंज इस बार बना रहेगा ही रहेगा। इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना भी पानी पड़ रहा है उसकी एक एक बूंद का संचय किया जाए, ताकि उसका हम प्रयोग मानवता के लिए और किसानी के लिए कर पाएँ। सर ये अक्सर ये देखा, कुछ सालों से देखा जा रहा है सर कि जो बरसात के मौसम में मानसून है सर, हर माह का एक औसत बारिश है, लेकिन सर जो है टुकड़ों में बारिश होने के बजाय अचानक जो है कम समय में इतनी बारिश हो जाती है। सर इसकी वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट फसल पर क्या पड़ता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा कि जो बारिश होती है, बारिश इस पर अब जो है इंटेंसिटी थोड़ा सा कई बार ज़्यादा होती है और कई बार जो है ना सूखे की कंडीशन बनी रहती है। इसको वैज्ञानिकों ने रिलेट किया है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ऑलरेडी 1 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। तो उसके कारण जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बनती हैं, और ये कभी बारिश का ज़्यादा होना, तेज़ गति से होना, कभी सूखा पड़ना, ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा इस तरह की आपको अवस्थाएं देखने को मिलेगी। और जहाँ तक फसलों की बात है, फसलों के ऊपर तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। 2 तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक तो ये है कि जब पानी ज़्यादा पड़ा, जैसे इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, पहाड़ के क्षेत्र में तो आपने देखा होगा कई बार क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, पूरा जो खेत है, खेत का खेत पूरे गांव के गांव वॉश आउट हो जाते हैं। तो वो तो एक दिखने वाली चीज़ है ही है, जो डायरेक्ट दिखती है। दूसरा, जो मैदानी क्षेत्र भी हैं, जब बारिश ज़्यादा पड़ती है तो कहीं ना कहीं फसलों को उसमें फिजिकल डैमेज भी होता है, कई बार वाटर लॉगिंग की स्थिति हो जाती है, तो फसलों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लस जो दूसरा इम्पैक्ट है, क्योंकि बारिश एक कम समय में सीमित हो जाती है, तो बाकी जो समय होता है उसमें पानी नहीं पड़ता और सूखे की अवस्था बन जाती है, तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब सूखे की अवस्था होती है तो एक तो पानी की कमी के कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है, दूसरा क्रॉप की ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि सूखा पड़ता है, उससे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो फसल की अवस्था को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ जाता है, उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर आग की घटनाओं पर एल नीनो का क्या असर है? देखिए, एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो बारिश के ऊपर होता है, थोड़ा सा तापमान के ऊपर होता है। और बारिश के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि बारिश कम होती है, तापमान बढ़ता है, और ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं फायर इंसिडेंट्स को, फॉरेस्ट फायर को कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। तो इस वजह से जब एल नीनो इंटेंसिफाई होता है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सर आम आदमी सर ये जानना चाहता है कि एल नीनो है क्या, तो इसको थोड़ा बताइए सर। एल नीनो, देखो, अगर आपको समझना हो तो 2 घटनाओं से आप एल नीनो समझ सकते हैं। जो हमारा अगर आप कहें कि जो पैसिफिक ओशन है, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, प्रशांत महासागर में जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में वहाँ जो दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र है, वहाँ एक देश है पेरू। पेरू देश वैसे आलू के उत्पादन के लिए माना जाता है, बहुत सारी उसमें जो है टूरिज्म की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ के पानी का तापमान बढ़ जाता है, और पानी का तापमान बढ़ने से क्या है कि बारिश फिर वो इस तरफ को होने लगती है, जो पेरू का रीजन है। और उससे क्या होता है कि जब तापमान बढ़ जाता है और बारिश ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक तो जो थर्मोक्लाइन लाइन है वो सी के अंदर होती है, वो नीचे हो जाती है। और थर्मोक्लाइन लाइन नीचे होने से क्या है कि जो मछलियों का खाद्य पदार्थ होता है
वो उनको मिलना बंद हो जाता है, तो लार्ज स्केल पे बहुत सारी मछलियाँ मरती हैं। तो एक तो वो इम्पैक्ट उसका जो है ना बड़ा नेगेटिव होता है। तो ये इम्पैक्ट किससे है कि वहाँ जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री से जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अल नीनो का जो है ना इवेंट बन रहा है, और उसी के कारण मछलियाँ मरती हैं, और उसी के कारण बारिश ज़्यादा पड़ने के कारण जो उनका टूरिज़्म उद्योग है वो भी प्रभावित होता है। दूसरा एक चीज़ इसी से जुड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं SOI, उसको वो भी एक सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स होता है, और सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स वो प्रेशर से मापा जाता है। दो क्षेत्र हैं, एक ताहिती और डार्विन। तो ताहिती और डार्विन के अंतर, जो प्रेशर का अंतर है, उसको हम SOI कहते हैं। तो जब SOI नेगेटिव होती है तो अल नीनो होता है, पॉजिटिव होती है तो ला नीनो होता है। तो नेगेटिव SOI वो भी इंडिकेट करती है कि आपका जो ना अल नीनो हो रहा है। तो ये दो घटनाओं से जोड़ के देखा जाता है। एक तो सी सरफेस टेम्परेचर जो प्रशांत महासागर में ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी जो वहाँ एक जोन है, नीनो जोन, जिसको 3.4 बोलते हैं, वहाँ के टेम्परेचर को देखा जाता है। और दूसरा ये है कि वहाँ का जो प्रेशर का जो पैटर्न है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इन द सेंस कि आपका जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है वहाँ का यूजुअली प्रेशर कम होता है, और जो पेरुवियन रीजन है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हवा पेरुवियन रीजन से और वो पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ को बहती हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ को, डार्विन एक क्षेत्र है वहाँ। लेकिन ये जब अल नीनो होता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो इधर का प्रेशर कम हो जाता है, उधर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये हवाएं वो उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, जिसके कारण जो मैंने कहा थर्मोक्लाइन लाइन नीचे हो जाती है, और मछलियों का मरना और उसका टूरिज्म पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये